हेलो डियर एस्पिरेंट, स्वागत है आप सभी का किरोशा एकेडमी के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। तो अगेन आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट एमसीक्यू जो आपके अपकमिंग एग्जाम आने वाला है उसके लिए काफी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो जल्दी से आप क्लास को शेयर कर दीजिए ताकि और भी स्टूडेंट जो है वो हमसे कनेक्ट हो जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि इंपॉर्टेंट एमसीक्यू यहाँ पे पहला क्वेश्चन आपके सामने है, पढ़िए और आंसर दीजिए। जेकेएसएसबी जूनियर स्टाफ नर्स एंड स्टाफ नर्स का आपका एग्जाम जो है वो 28 जून को होने वाला है, जैसा कि आपको पता है, और आपकी तैयारी भी बहुत अच्छे से चल रही होगी। तो उसी तैयारी में कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू और एड ऑन करने के लिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों के लेकर आ रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है यहाँ पे, कलेक्शन ऑफ थिक प्लस इन पस इन प्लूरल कैविटी इज टर्म एज। प्लूरल कैविटी में थिक पर्स का जो कलेक्शन होता है उसको क्या बोलेंगे? ब्रोंकिएक्टेसिस, एम्फाइमा, एम्फाइसेमा या एटेलेक्टेसिस। आंसर करिएगा। कलेक्शन ऑफ थिक पर्स, पर्स कलेक्ट हो जाता है उसको क्या बोलते हैं? आंसर करिएगा सभी बच्चे। क्लास को एक बार शेयर करना है और साथ में आंसर भी करना है। चलिए सभी आंसर करेंगे, क्या करेक्ट आंसर यहाँ रहेगा? यस। तो क्या ब्रोंकिएक्टेसिस होगा, क्या एम्फाइसेमा एम्फाइमा होगा, एम्फाइसेमा होगा या एटेलेक्टेसिस होगा? जल्दी से आंसर करिएगा, क्या राइट आंसर यहाँ पर रहने वाला है एवरीवन? तो देखिए यहाँ पे थिक पस का कलेक्शन होगा तो एटेलेक्टेसिस तो यहाँ पे होगा नहीं, क्योंकि एटेलेक्टेसिस का मतलब होता है लंग्स का कोलैप्स हो जाना। ठीक है ना, कोलैप्स ऑफ द लंग्स, जो नॉर्मली सर्जरी के बाद में ये एक कॉम्प्लिकेशन बनता है। तो यहाँ पे ये आंसर नहीं होगा। एम्पाइसेमा का मतलब होता है एयर का एक्यूमुलेशन हो जाना इन द प्लूरल स्पेस। तो ये दोनों आंसर तो हम पहले ही गलत करते हैं। अब बचा एम्पाइमा और ब्रोंकिएक्टेसिस। तो ब्रोंकिएक्टेसिस भी यहाँ पर नहीं होगा। यहाँ पे करेक्ट आंसर हमारा रहेगा एम्पाइमा, जहाँ पे पस कलेक्शन विद इन द प्लूरल कैविटी इसको हम बोलते हैं। क्लियर है? नॉर्मली ये कौन कौन सी कंडीशन में होगा? तो लंग्स में अगर कोई इंफेक्शन है, कौन सी कंडीशन में होगा? लंग्स इंफेक्शन में, टीबी वाले केसेस में। ठीक है, टीबी वाले केसेस में लंग्स इंफेक्शन अगर होता है ऐसी कंडीशन में। उसके अलावा न्यूमोनिया वाले केस में देखने को मिल सकता है, किसमें? अगर किसी पेशेंट को न्यूमोनिया है तो भी ये कंडीशन जो है वो आपको देखने को मिल सकती है, एम्पाइमा वाली जो कंडीशन है वो। क्योंकि बैक्टीरिया जो होता है वो प्लूरल स्पेस में स्प्रेड करता है, जिसकी वजह से पस कलेक्शन हो जाता है प्लूरल कैविटी में। प्लूरल स्पेस में पस का कलेक्शन हो जाता है, जिसकी वजह से ब्रीदिंग डिफिकल्टी होती है, जो प्रॉपर तरीके से लंग्स का एक्सपांशन होता है वो नहीं हो पाता है। ठीक है, ये सारी सिचुएशन हमें देखने को मिलती है। डायग्नोसिस में हम एक्सरे इसमें परफॉर्म करते हैं, प्लूरल फ्लूइड का एनालिसिस कर सकते हैं। क्या क्या कर सकते हैं डायग्नोसिस की? अगर मैं बात करूं यहाँ पे डायग्नोसिस एम्पाइमा की, तो डायग्नोसिस में हम यहाँ पे प्लूरल स्पेस फ्लूइड का कलेक्शन हम कर सकते हैं, एक्सरे परफॉर्म कर सकते हैं। इससे पता लगाया जा सकता है कि भाई प्लूरल कैविटी में पस का अल्ट्रासाउंड भी करते हैं। ठीक है, यूएसजी भी यहाँ पर परफॉर्म की, चेस्ट एक्सरे किया जाता है, ये याद रखिएगा। और ट्रीटमेंट में मोस्टली इसमें एंटीबायोटिक और जो पस हो गया है उसको ड्रेन करने का, बाहर निकालने का हम लोग यहाँ पे प्रोसीजर कर सकते हैं। बाकी सपोर्टिव केयर हम लोग कर सकते हैं। और इसका अर्ली ट्रीटमेंट भी बहुत जरूरी है। अगर आपने अर्ली ट्रीटमेंट नहीं किया, पस को जो कलेक्ट हुआ है उसको बाहर नहीं निकाला, तो लंग्स कोलैप्स हो जाएंगे, एटेलेक्टेसिस हो सकता है। मतलब कि उसके अलावा और भी कंडीशन, सेप्सिस, रेस्पिरेटरी फेलियर, ये सारी सिचुएशन देखने को मिल सकती है। इसलिए अर्ली ट्रीटमेंट एम्पाइमा का जरूरी है। एंटीबायोटिक इसका ट्रीटमेंट है, याद रखिएगा। एम्पाइमा का ट्रीटमेंट पूछे तो एंटीबायोटिक दी जाती है। ठीक है ना। बाकी कलेक्शन के लिए हम प्लूरल स्पेस फ्लूइड को कलेक्ट कर सकते हैं, एक्सरे कर सकते हैं और यूएसजी कर सकते हैं। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होगा? एम्पाइमा इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग अबगार स्कोर इंटरप्रिटेशन। अबगार स्कोर के रिगार्डिंग करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है? अबगार स्कोर आप सभी को पता है, वर्जीनिया अबगार ने इसको खोजा था। किसके लिए? रेस्पिरेटरी एफर्ट देखने के लिए बच्चे के विद इन एट द टाइम ऑफ बर्थ, यानी कि विद इन 1 मिनट में, 5 मिनट में, और जरूरत पड़े तो 15 मिनट में हम इसको परफॉर्म कर सकते हैं। आप आंसर करते रहिएगा, मैं यहाँ पे आगे आपको आंसर जो है वो यहाँ पर बता रही हूँ। चलिए आंसर करिएगा, क्या राइट आंसर यहाँ पर रहेगा?
एवरीवन। अबगार स्कोर कई बार आपने पढ़ा होगा अबगार स्कोर के बारे में, ठीक है ना। रेस्पिरेटरी एफर्ट देखने के लिए बच्चे के हम लोग इसको चेक करते हैं अबगार स्कोर में, इसमें कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं। तो अबगार स्कोर में ए का मतलब होता है यहाँ पे अपीरियंस, अपीरियंस होता है। पी का मतलब जैसा ये लिखा हुआ वैसा ही आप याद रखिएगा, पल्स रेट। तीसरी चीज लिखी है ग्रिमैसी, ग्रिमैसी यानी रिफ्लेक्सेस। ए का मतलब होता है बच्चे की एक्टिविटी कैसी है यहाँ पर। आर का मतलब होता है रेस्पिरेटरी एफर्ट। रेस्पिरेटरी एफर्ट्स, ठीक है। तो यहाँ पे अपीयरेंस देखा जाता है, पल्स रेट देखते हैं, ग्रीमेसी देखते हैं, एक्टिविटी देखते हैं, रेस्पिरेटरी इफेक्ट देखा जाता है, रेस्पिरेटरी एफर्ट सॉरी। अपीयरेंस में हम बच्चे का कलर कोड देखते हैं, क्या देखते हैं, बच्चे का कलर कैसा है। क्या देखा जाता है, बच्चे का कलर कैसा है, ये हम यहाँ पर देखते हैं। कौन सी कंडीशन में देखते हैं, तो याद रखिएगा कि बच्चे का कलर हम देखते हैं, हूं मैं, क्या देखते हैं, तो बच्चे का कलर कैसा है, यानी कि बच्चे का कलर जो है वो ब्लू है। अगर बच्चे का कलर जो है यानी कि एक्रोसाइनोसिस है, एक्रोसाइनोसिस है, या बच्चे का कलर जो है वो पिंक है, इस तरीके से यहाँ पर देखा जाता है। पल्स रेट में देखा जाता है कि बच्चे की पल्स जो है, क्या बच्चे की पल्स जो है वो एब्सेंट है, ठीक है, बच्चे की पल्स एब्सेंट है, क्या 100 से कम है या 100 से ज्यादा है। क्रीमेसी का मतलब होता है बच्चे के रिफ्लेक्सेस बहुत अच्छे होने चाहिए, बच्चा कोई भी चीज को ऐसे होल्ड कर सकता है, यानी कि अंगुली को पकड़ता है बच्चा, ठीक है ना, ग्रास्प रिफ्लेक्स वगैरह। तो रिफ्लेक्सेस कैसे हैं, ये ग्रीमेसी के थ्रू हम देखते हैं। तो रिफ्लेक्सेस अगर यहाँ पे आपको लग रहा है कि प्रॉपर नहीं है, ठीक है, यानी कि फ्लैसिड है, तो आप उसको जो है वो 0 मार्क्स दे सकते हैं। उसके अलावा आपको लगता है कि कुछ सम फ्लैक्शन है बच्चे के अंदर, यानी कि कुछ रिफ्लेक्सेस बच्चे के अच्छे आ रहे हैं, सम, तो 1 नंबर दीजिए। अगर बच्चा गुड क्राई कर रहा है तो अच्छी बात है, उसको 2 नंबर दीजिए। नेक्स्ट एक्टिविटी में मसल की टोन देखी जाती है, मसल की टोन बच्चे में एब्सेंट है। अगर मसल की टोन बच्चे में गुड है, अच्छी है, तो हम मतलब कि हम बोल सकते हैं, गुड नहीं बोल सकते, 1 नंबर में तो हम इसको बोलेंगे कि बच्चे की मसल की टोन जो है वो सम फ्लेक्शन है। क्या है, सम फ्लेक्शन है, तो हम इसको कितना नंबर देंगे, 1 नंबर है। अगेन बच्चा का अच्छा है, गुड फ्लेक्शन है, बच्चे के अंदर मसल की टोन अच्छी है, तो हम कितना नंबर देंगे, 2 मार्क्स देंगे। रेस्पिरेटरी एफर्ट में अगर रेस्पिरेटरी एफर्ट जो है वो प्रॉपर नहीं है या फिर एब्सेंट है, तो हम इसको 0 नंबर देंगे। रेस्पिरेटरी एफर्ट बच्चे में अगर हल्का इररेगुलर है, ठीक है, तो हम उसको 1 मार्क्स देंगे। अगर रेस्पिरेटरी एफर्ट अच्छा है, बच्चा अच्छे से क्राई कर रहा है, तो हम 2 मार्क्स उसको देंगे। इस तरीके से अबगार स्कोर को हम चेक करते हैं। रेस्पिरेटरी, इसमें याद रखिएगा एक क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में आता है कि इसमें रेस्पिरेटरी रेट नहीं, रेस्पिरेटरी एफर्ट चेक किए जाते हैं। टोटल स्कोर की बात करूं तो 0 से 10 इसका टोटल स्कोर होता है। इसके अंदर अगर 7 to 10 के बीच में आता है तो ये गुड स्कोर के अंदर माना जाता है, कुछ करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर स्कोर जो है वो आपका 4 से 6 के बीच में आता है, बच्चे का अबगार स्कोर का जो है वो अगर 4 से 6 के बीच में आता है, 4 to 6 है, तो ये माइल्ड या मॉडरेट डिप्रेशन बोल सकते हैं। इसको क्या बोल सकते हैं, मॉडरेट डिप्रेशन वाला बच्चा, इसमें आपको रिसक्सिटेशन की जरूरत पड़ सकती है। नेक्स्ट, अगर 0 से 3 के बीच में है, इसका मतलब बच्चे ज्यादा यानी कि सीवियर डिप्रेशन में है, बच्चा सीवियर डिप्रेशन में है, ठीक है। इसमें आपको रिसक्सिटेशन के साथ में फ्लूइड ट्रांसफ्यूजन, प्रॉपर मॉनिटरिंग, सारी चीजें इसमें करने की आपको जरूरत पड़ेगी। क्लियर है, तो ये तीनों चीजें जो है वो यहाँ पे आप याद रखिएगा। अब आपको आंसर करना है कि स्टेटमेंट रिगार्डिंग अबगार स्कोर के रिगार्डिंग कौन सा स्टेटमेंट जो है वो यहाँ पर सही है। तो देखिए 0 to 3 स्कोर शो माइल्ड डिप्रेशन नहीं, सीवियर डिप्रेशन होता है, गलत आंसर है। 7 to 10 स्कोर नहीं, ये गुड स्कोर होता है। 4 to 6 स्कोर शो नो डिप्रेशन नहीं, यहाँ पे मॉडरेट लेवल का डिप्रेशन होता है। लेकिन यह बात बिल्कुल सही है कि 0 to 3 स्कोर है तो इसका मतलब सीवियर डिप्रेशन मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, ये सारा याद रखिएगा, एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। नेक्स्ट है, हाउ डज फ्लैश PROM इरेज डाटा डिफरेंटली फ्रॉम ट्रेडिशनल PROM। आंसर करिएगा, ये पुराना पेपर है इसीलिए आपको यहाँ पे ये कंप्यूटर का पेपर, कंप्यूटर का क्वेश्चन जो है वो यहाँ पे आ चुका है।
तो आंसर करिएगा क्या राइट आंसर यहाँ पर रहने वाला है एवरीवन। सभी आंसर करिएगा, क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है और साथ में आपको आंसर्स भी करना है कि क्या करेक्ट आंसर यहाँ पर रहेगा। चलिए आंसर दीजिए, सीधा सा याद रखिएगा यहाँ पे कि जो आपके करेक्ट आंसर यहाँ पे है, इट कैन नॉट बी इरेज वंस रिटर्न, यानी कि एक बार आपने लिख दिया इस पे तो आप इसको इरेज नहीं कर सकते हैं। ए करेक्ट आंसर रहेगा इस क्वेश्चन। देखिए ऐसे क्वेश्चन या तो आप रट लो, क्योंकि समझने जाओगे तो फिर आप नहीं कर पाओगे, ठीक है ना। इसके लिए हमें सिर्फ एक मार्क्स चाहिए, अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो आपको ये आंसर करना है। क्लियर है? नेक्स्ट चलिए, सीधा सा हिसाब है। देखिए कभी कभी स्मार्ट स्टडी बहुत जरूरी होती है। अगर आप छोटी छोटी चीजों को जो जैसे कि कंप्यूटर हम डेली नहीं पढ़ते हैं, ठीक है ना, डेली नहीं पढ़ते हैं, तो उसको ज्यादा डीप में जाके उससे तो अच्छा है आप नर्सिंग पे ज्यादा फोकस करो। कि मेरा तो यही मानना है कि अगर जो चीज अगर क्योंकि क्वेश्चन आते हैं तो ऐसे ही आते हैं, ठीक है, कंप्यूटर में अगर क्वेश्चन आएगा तो ऐसा सीधा का सीधा ही पूछ लेगा आपको, बस जो आंसर है वो करो और आगे बढ़ो। क्लियर है? यही सबसे अच्छा रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ स्टेजेस ऑफ माइटोसिस। माइटोसिस का करेक्ट सीक्वेंस क्या रहेगा यहाँ पे आंसर करिएगा, ए बी सी डी, व्हाट इज द करेक्ट वन। चलिए बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है यहाँ पे, तो कोशिश कीजिए करेक्ट आंसर देने की। ऑप्शन है आपके पास में, एवरीवन गिव आंसर। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर आपका क्या रहेगा? देखिए ये जो माइटोसिस वाली स्टेज है ये होना बहुत इंपॉर्टेंट है। यही स्टेज होने के बाद में आइडेंटिकल सेल, डॉटर सेल जो होती है वो रिलीज होती है, इसीलिए इसका सीक्वेंस बड़ा इंपॉर्टेंट है और यही सीक्वेंस इसका रहता है वन बाय वन। तो सबसे पहले होता है प्रोफेज, ठीक है, फिर मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज एंड साइटोकाइंस। ठीक है, सबसे पहला फेज होता है यहाँ पे प्रोफेज। तो प्रोफेज जो होता है पहला फेज जिसको हम बोलते हैं, उसके अंदर जो क्रोमोसोम बनते हैं, आपको पता है 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं, ठीक है, 23 पेयर्स के अंदर, और यही क्रोमोसोम जो होते हैं आपको विजिबल रहेंगे कहाँ पे? प्रोफेज के अंदर। उसके बाद होता है मेटाफेज। मेटाफेज जो होता है ये सेल के सेंटर में चले जाते हैं, क्रोमोसोम आपको पता है सेल के सेंटर में होते हैं, ठीक है, तो ये सेल के सेंटर के अंदर चले जाते हैं। कौन? जो क्रोमोसोम है, कौन सी स्टेज में? मेटाफेज वाली स्टेज में ये सेल के सेंटर में चले जाते हैं। उसके बाद में एनाफेज जो होती है उसमें सिस्टर क्रोमेटिड जो बनते हैं वो क्या होती है? डिफरेंशिएट होती है। इसमें सिस्टर क्रोमेटिन्स जो बनती है वो डिफरेंशिएट यानी कि अलग अलग जो होती है सेपरेट हो जाती है। नेक्स्ट होता है टीलोफेज। टीलोफेज में क्या होता है? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन रीफॉर्म होती है। कौन सी स्टेज में? टेलोफेज जो होता है उसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो होती है वापस से क्या हो जाती है? रीफॉर्म होती है। और साइटोकाइंस में जो रहती है वो साइटोप्लाज्म डिवाइड इनटू टू सेल, ठीक है, इसमें क्या होता है? साइटोप्लाज्म जो होता है वो टू सेल में डिवाइड होता है। इस तरीके से हमें आइडेंटिकल डॉटर सेल जो होती है वो प्राप्त होती है। और ये प्रोसेस बहुत इंपॉर्टेंट होता है टिश्यू के रिपेयर के लिए, रिप्लेसमेंट ऑफ बॉर्न सेल के लिए इंपॉर्टेंट होता है, बॉडी की सेल की ग्रोथ के लिए बहुत जरूरी होता है। ये वाली जो प्रोसेस होती है वो, तो यहाँ पे डी करेक्ट आंसर हमारा रहेगा और सीक्वेंस यही रहेगा, इसको आप चेंज नहीं कर सकते हो। जेकेएसएसबी स्टाफ नर्स एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, एमसीक्यू क्रैश कोर्स अवेलेबल है और टेस्ट सीरीज अवेलेबल है। इसी के पैटर्न के बेस्ड पे नर्सिंग जीके भी आपको इसके अंदर मिलेगा 1 ईयर की वैलिडिटी के साथ में। वीडियो को आप डाउनलोड भी कर सकते हो, एनी टाइम एनीवेयर कहीं पे भी आप देख सकते हो, ठीक है ना। तो ये अवेलेबल है। बाकी अगर आप पेपर देते हो तो आपका डिटेल सॉल्यूशन, परफॉर्मेंस एनालिसिस और 1 साल तक आपके पास में रहेगा, तो जीएमसी उधमपुर में भी आपके काम आ जाएगा। तो ये देख लीजिए, यहाँ पे कोर्स का नंबर है, इस नंबर पे कांटेक्ट करिएगा, लिंक आपके पास में पहुंच जाएगा। नेक्स्ट है व्हाट लिंक, मतलब एकेडमी ऐप का लिंक है, फिर ऐप को आपको डाउनलोड करना है, वहां पे आपको सारी चीजें। What is the definition of antepartum hemorrhage? Bleeding before 20th week of pregnancy. B. Bleeding after delivery, bleeding from or into genital tract after 20th week of pregnancy but before birth of the baby, bleeding during labor. APH का मतलब पूछा गया है एंटीपार्टम हेमरेज, आंसर करिएगा। यस, तो एंटीपार्टम हेमरेज APH
ठीक है। तो एपीएच जो होता है 20 वीक के पहले ब्लीडिंग जो है वो स्टार्ट हो जाती है, जेनाइटल ट्रैक से ब्लीडिंग होना स्टार्ट होता है। दो तरीके का होता है एपीएच, याद रखिएगा। एक तो होता है, दो तरीके का होता है एपीएच। कौन सा होता है? एक फर्स्ट एंड सेकंड। एक जो होता है जिसको हम बोलते हैं प्लेसेंटा प्रीविया, दूसरा होता है यहाँ पर एब्रप्शियो प्लेसेंटा, आपने नाम भी सुना होगा। तो प्लेसेंटा प्रीविया जो होता है, ठीक है, प्लेसेंटा प्रीविया में पेनलेस वजाइनल ब्लीडिंग होती है। कैसी ब्लीडिंग होती है? एग्जाम में पूछा जाता है पेनलेस वजाइनल ब्लीडिंग का किस में होती है? यस, पेनलेस वजाइनल। यहाँ पे जो ब्लीडिंग होती है दैट इज पेनफुल वजाइनल ब्लीडिंग होती है। कैसी होती है? पेनफुल वजाइनल ब्लीडिंग होती है यहाँ पर। क्लियर है? दूसरा, यहाँ पे आपको फीटल हार्ट रेट जो होती है वो कुछ हद तक फील हो सकती है। एफएचआर फील होगी। यहाँ पे एफएचआर थोड़ा डिफिकल्ट होता है इसको फील करना, ठीक है ना। तो ये याद रखना है आपको, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पर, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। और एग्जाम में कई बार इससे रिलेटेड क्वेश्चन आया हुआ है। और आपके जो प्लेसेंटा प्रीविया है उसके अंदर ब्लीडिंग का जो टाइप होता है वो ब्राइट रेड कलर ब्लीडिंग होती है। कैसी ब्लीडिंग होती है? ब्राइट रेड। और इसमें जो ब्लीडिंग होती है दैट इज डार्क रेड कलर ब्लीडिंग यहाँ पर देखने को मिलेगी। क्लियर है? तो ये चीजें याद रखिएगा। तो यहाँ पे ब्लीडिंग फ्रॉम इनटू जेनाइटल ट्रैक आफ्टर 20th वीक ऑफ प्रेगनेंसी बट बिफोर बर्थ ऑफ द बेबी, बेबी के बर्थ से पहले ये ब्लीडिंग होना स्टार्ट हो जाता है। तो इसमें प्रॉपर बेड रेस्ट वगैरह कराया जाता है। और अगर प्लेसेंटा प्रीविया वाली सिचुएशन में अगर प्लेसेंटा जो है वो प्रेजेंटेशन पार्ट पे है, यानी कि सेंट्रल पार्ट पे आ गई है, तो हमें सिजेरियन करना पड़ेगा। अगर आधा भी उसने कवर कर लिया है तो भी हमें सिजेरियन सेक्शन, क्योंकि वही सेफ होता है, ठीक है ना। मार्जिन पे लो मार्जिन है तो हम उसको क्या कर सकते हैं, नॉर्मल के लिए जा सकते हैं। बाकी सेफेस्ट डिलीवरी इसमें सिजेरियन सेक्शन ही होती है, ठीक है। तो ये याद रखिएगा। तो यहाँ पे सी हमारा करेक्ट आंसर बनेगा। बाकी ये दो चार पॉइंट याद रखना, क्वेश्चन आंसर इसी में से आता है एग्जाम में। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ स्टडी डिजाइन यूज्ड इन एपिडेमियोलॉजी? इंसिडेंट स्टडी, कोहार्ट स्टडी, केस कंट्रोल स्टडी या क्रॉस सेक्शनल स्टडी? आंसर करिएगा, क्या राइट आंसर रहेगा यहाँ पे एवरीवन? सभी आंसर करिएगा, क्या करेक्ट आंसर यहाँ पर रहेगा एवरीवन? क्लास को शेयर करना है और साथ में आंसर भी करना है। तो देखिए यहाँ पे जो सिंपल सी चीज पूछी गई है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ स्टडी डिजाइन यूज्ड इन एपिडेमियोलॉजी? एपिडेमियोलॉजी में कौन सी स्टडी डिजाइन जो है वो यूज नहीं होती है? तो देखिए, कोहार्ट स्टडी, केस कंट्रोल स्टडी और क्रॉस सेक्शनल, ये तीनों जो होती हैं वो एपिडेमियोलॉजी वाली है। कौन सी है? एपिडेमियोलॉजी वाली स्टडी होती है, जो स्टडी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है। क्लियर है? इससे हम क्या कर सकते हैं, रिस्क फैक्टर, डिजीज अक्रेंस, हेल्थ प्लानिंग, ये सारी चीजें कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे इंसिडेंस स्टडी जो होती है वो इसके अंदर इंक्लूडेड नहीं होता। इंसिडेंस का मतलब होता है न्यू केस, ठीक है, न्यू केसेस को फाइंड आउट करना, इसीलिए यहाँ पे ए करेक्ट आंसर हमारा रहेगा। नेक्स्ट है, कंडीशन इन विच द वॉल्यूम ऑफ CSF इज एबनॉर्मली हाई एंड इज usually accompanied by increased intracranial pressure is calculi, head injury, hydrocephalus या कैलस? चलिए सभी आंसर करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पे पूछा, सिंपल सा पूछा है कि CSF का वॉल्यूम एबनॉर्मली हाई हो जाता है और जिसकी वजह से इंट्राक्रेनियल प्रेशर इंक्रीज होता है, वैसी कौन सी कंडीशन है? तो कैलकुलाई की वजह से किसी भी तरह का कोई स्टोन या कैलकुलस बन गया उसकी वजह से होगा? नहीं होगा। हेड इंजरी में मे बी पॉसिबल, बट यहाँ पे बोला गया है कि एबनॉर्मली हाई होता है जो आपके CSF सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड होता है वो, और जिसकी वजह से इंट्राक्रेनियल प्रेशर होता है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हमारा हाइड्रोसिफेलस रहेगा, क्योंकि हाइड्रोसिफेलस में क्या होता है, CSF एबनॉर्मली हाई होता है। क्यों? क्योंकि एब्जॉर्ब नहीं हो पाता है, एब्जॉर्प्शन नहीं हो पाता है, जिसकी वजह से ये क्या हो जाता है, हमें हाई कंडीशन में देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये चीजें आप याद रखिएगा, क्योंकि इसमें डिफेक्ट की वजह से या फिर कोई भी कंडीशन जिसकी कंजेनिटल डिफेक्ट की वजह से क्या हो जाता है, CSF ड्रेन नहीं हो पाता, ऑब्स्ट्रक्टेड हो जाता है, कम्युनिकेशन में डिस्टर्ब हो जाता है, एब्जॉर्ब नहीं हो पाता है, जिसकी वजह से ये कंडीशन जो है वो देखने को हमें मिलती है। क्लियर है? तो ये चीज आप याद रखिएगा। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या रहेगा हमारा, हाइड्रोसिफिलस, जिसकी वजह से ब्लरी विजन,
हमें देखने को मिल सकता है, वॉमिटिंग हो सकता है, नोजिया हो सकता है, ये सारी सिचुएशन बच्चे में हमें देखने को मिल सकती है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होगा, सी, वेंट्रिकुलोपेरिटोनियल शंट का इसमें यूज करते हैं। ये यूज करके वेंट्रिकल से यानी कि ब्रेन के वेंट्रिकल से लगा के जो है वो प्लूरल कैविटी में जो है वो एक शंट बनाया जाता है ताकि हम सीएसएफ को ड्रेन करवा के बॉडी से उसको बाहर करवा सकें। तो यहाँ पे सी करेक्ट आंसर हमारा रहेगा। नेक्स्ट है, विच ऑफ दीज आर नॉट कंपोनेंट ऑफ हेल्थ केयर सिस्टम ऑफ इंडिया। इनमें से कौन सा हेल्थ केयर सिस्टम ऑफ इंडिया का कंपोनेंट नहीं है, आंसर करिएगा। चलिए सभी आंसर करेंगे, क्या राइट आंसर रहेगा। सभी आंसर करिएगा, क्योंकि यहाँ पे हेड इंजरी बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होंगे, तो मैं बता दूं इस क्वेश्चन में जो हेड इंजरी था तो किस टाइप का हेड इंजरी है ये यहाँ पे हमें पता नहीं है एक्चुअली, इसलिए हम नहीं कह सकते कि आईसीपी बड़ा है या नहीं। बाकी हाइड्रोसिफेलस में आईसीपी जरूर बढ़ता है, रीजन मैंने आपको बता दिए। नेक्स्ट है, विच ऑफ दिस आर कंपोनेंट ऑफ द हेल्थ केयर सिस्टम ऑफ इंडिया। हेल्थ केयर सिस्टम इंडिया जो होता है उसका कौन सा कंपोनेंट यहाँ पर जो है वो नहीं है, वो पूछा गया है। आंसर करिएगा, क्या राइट आंसर यहाँ पर रहेगा। तो देखिए यहाँ पे पब्लिक एंड प्राइवेट हेल्थ सेक्टर रहता है, इंडिजिनियस सिस्टम मेडिसिन रहता है, क्योंकि इसमें आयुष आता है, आपको पता है आयुर्वेदिक, यूनानी, सिद्धा, होम्योपैथी इसमें आता है। वॉलेंट्री हेल्थ एजेंसी एंड नेशनल हेल्थ प्रोग्राम इसके अंदर इंक्लूड, लेकिन इनवॉलेंट्री हेल्थ एजेंसी फॉर्मली इसमें इंक्लूडेड नहीं है, तो यहाँ पे ए करेक्ट आंसर हमारा रहेगा। नेक्स्ट है, नर्व कम्युनिकेट विथ ईच अदर बाय रिलीजिंग अ केमिकल कॉल्ड। आंसर करिएगा, नर्व जो है वो एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं कैसे, आंसर करिएगा, क्या राइट आंसर यहाँ पे रहेगा एवरीवन। ठीक है, तो उसको सिंपल सी चीज है कि जो आपकी नर्व सेल होती हैं वो न्यूरोट्रांसमीटर को सिक्रीट करती हैं सिनेप्स के द्वारा, ये एक से दूसरे में ट्रांसफर होता है और इसी से हमारा मूड, स्लीप, ये सारी चीजें जो होती है वो रेगुलेट होती हैं। नॉर्मली जो डोपामिन्स होते हैं जो हमेशा एक्टिव रहते हैं या काम करते हैं, दैट इज डोपामिन, एसिटाइल कोलिन, उसके बाद सेरोटोनिन हो गया, ये सारे डोपामिन जो होते हैं वो इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे न्यूरोट्रांसमीटर करेक्ट आंसर रहेगा, प्लाज्मा नहीं होगा, साइनोवियल फ्लूइड नहीं, ये तो बिटवीन द जॉइंट होता है साइनोवियल फ्लूइड। यस, जेकेएसएसबी स्टाफ नर्स की प्रिपरेशन कर रहे हो, कोर्स टेस्ट सीरीज बोथ आर अवेलेबल ऑन किरोशा एकेडमी ऐप। देखिए 28 जून को आपका एग्जाम है। अब मुझे लगता है कि आपको एमसीक्यू या फिर टेस्ट सीरीज पे ज्यादा फोकस करना चाहिए, क्योंकि जितना ज्यादा आप टेस्ट देंगे उतना ही ज्यादा अपने वीक एरिया पे काम करेंगे। प्लस उसके पैटर्न के बेस्ड पे ही टेस्ट सीरीज बनाया गया है, जो कि आपको बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहेगा इस एग्जाम से रिलेटेड। तो लेने के लिए आपको सिर्फ इस नंबर पे कांटेक्ट करना है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कोर प्रिंसिपल ऑफ प्राइमरी हेल्थ केयर। इसमें से कौन सा कोर प्रिंसिपल नहीं है प्राइमरी हेल्थ केयर का, पीएचसी का, आंसर करिएगा, क्या राइट आंसर रहेगा यहाँ पे। कोर प्रिंसिपल नहीं है, मेन प्रिंसिपल, यानी कि कोर यानी मेन प्रिंसिपल। ठीक है, तो देखिए इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन, कोऑर्डिनेशन एक अलग होता है, यहाँ पे लिख देती हूँ मैं, कोऑर्डिनेशन भी इसके अंदर इंक्लूडेड होता है, अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी, कम्युनिकेटर पार्टिसिपेशन, लेकिन ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन जो रहता है इसका कोर कंपोनेंट नहीं होता है, तो डी करेक्ट आंसर रहेगा यहाँ पे। नेक्स्ट है, अकॉर्डिंग टू द जर्म थ्योरी ऑफ डिजीज, डिजीज आर कॉज्ड बाय। जर्म थ्योरी के अनुसार डिजीज जो होती है वो किससे कॉज होती है, हर थ्योरी अपना अलग अलग मतलब कहती है, तो यही जर्म थ्योरी ने बोला है कि भाई जर्म थ्योरी ने डिजीज के बारे में क्या बताया, जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन, इम्बैलेंस इन बॉडी फ्लूइड, माइक्रोब्स से, या पुअर साइको इकोनॉमिक कंडीशन। चलिए आंसर करिएगा, क्या राइट आंसर यहाँ पे रहेगा एवरीवन। तो जो जर्म थ्योरी थी वो कहते थे, जो जिसका एसोसिएटेड था आपके दूसरे रॉबर्ट कॉच, लुइस पास्चर वगैरह भी इसके अंदर उन्होंने भी यही कहा था
कि माइक्रोब्स यानी कि बैक्टीरिया, वायरस, फंगाई जो होते हैं उनकी वजह से जो होता है वो डिजीज स्प्रेड होता है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या रहेगा हमारा माइक्रोब्स, ठीक है ना, ही करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट, the teaching learning experience which lies at the base of the cone of experience is experimental, verbal experience, working model या project and exclusion। आंसर करिएगा क्या राइट आंसर रहेगा यहाँ पे। टीचिंग लर्निंग एक्सपीरियंस के बारे में पूछा गया है, आंसर करिएगा व्हाट इज द करेक्ट वन। तो टीचिंग लर्निंग एक्सपीरियंस जो है वो कोर टू एब्स्ट्रैक्ट लर्निंग थिंकिंग के अंदर ले जाना, यानी कि वर्बल एक्सपीरियंस जिसके अंदर आप वर्बली सारी चीजें करते हो, ठीक है, यानी कि आप देख रहे हो, उस चीज को कर रहे हो, ये सारी सुन रहे हो, ये सारी चीजें जो होती हैं वो वर्बल एक्सपीरियंस के अंदर आती है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हमारा बी रहेगा। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द 5 राइट ऑफ मेडिकेशन एडमिनिस्ट्रेशन। कौन सा इंक्लूडेड नहीं है जो 5 राइट होते हैं मेडिकल मेडिसिन एडमिनिस्ट्रेशन के उसके अंदर, तो आंसर करिएगा क्या राइट आंसर है। तभी आंसर करिएगा। तभी आंसर करिएगा क्या करेक्ट आंसर रहेगा। क्लास को शेयर भी करना है साथ में। तो देखिए यहाँ पे राइट टाइम, राइट पेशेंट, राइट डोज, राइट ड्रग, ये सारी चीजें इसके अंदर आती है राइट टाइम, लेकिन यहाँ पे राइट एनवायरमेंट नहीं आता है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या रहेगा हमारा, डी रहेगा। कौन कौन सा होता है, तो पहला हो गया राइट पेशेंट, दूसरा हो गया राइट डोज, तीसरा हो गया राइट टाइम, ठीक है, चौथा हो जाएगा आपका राइट रूट, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है राइट रूट ऑल्सो, यहाँ पे लिख देती हूँ राइट रूट, एंड पांचवा हो गया राइट ड्रग, ठीक है, याद रखिएगा। फोर्थ, यस, केकेएसएस भी अगेन एमसीक्यू क्रैश कोर्स अवेलेबल है एंड टेस्ट सीरीज बोथ आर अवेलेबल ऑन किरोशा एकेडमी ऐप। और यही आपके जीएमसी उधमपुर का जो एग्जाम है उसके लिए भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये ऑलमोस्ट सिलेबस जो है वो आपका सेम रहेगा। सो इफ यू वांट टू सेलेक्ट इन योर एग्जाम और आपने आपको असिस्ट करना चाहते हैं, 28 जून को एग्जाम है, अब आप टेस्ट देना चाहते हो तो भी दे सकते हो, और वो किरोशा एकेडमी की ऐप पर अवेलेबल है। इस नंबर पे आपको क्या करना है, कॉन्टैक्ट करना है, ठीक है ना। तो आई होप आपको क्लासेस अच्छी लग रही होंगी। इसी तरह की क्लासेस आपको रोज प्रोवाइड होती हैं, तो क्लास को शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा, एंड थैंक यू।